बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 5 शुरू होने वाला है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, लॉकडाउन 5 ये लॉकडाउन है या अनलॉक, कुछ न समझे खुदा करे कोई। आज 31 मई है और ये चौथे लॉकडाउन का आखिरी दिन है। गुज़िश्ता दिनों जब मुल्क में मज़दूरों को इनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे ने ट्रेन चलानी शुरू की, फिर 25 मई से घरेलू परवाज़ें भी शुरू हो गई। इसके बाद रेलवे ने 1 जून से मज़ीद ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया। तो इन सब ऐलानात से ऐसा लगने लगा था कि शायद अब हमने कोरोना से शिकस्त खाकर कोरोना के साथ जीने का हुनर सीख लिया है और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी हाँ नाज़रीन, लेकिन जब कल वज़ारत दाखिला की जानिब से एक बार ये ऐलान हुआ कि लॉकडाउन लॉकडाउन अब 5वें मरहले में दाखिल हो रहा है और इस मरतबा ये लॉकडाउन नई शक्ल सूरत और नई गाइडलाइंस के मुताबिक होगा और इस तरह ये लॉकडाउन का 5वां मरहला 30 जून तक के लिए होगा। इस लॉकडाउन के ऐलान के बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसे लॉकडाउन के बजाय अनलॉक 1 का नाम दिया और ये कहा कि अब हुकूमत अनलॉकिंग की तरफ कदम बढ़ा रही है और ये अनलॉकिंग 3 मरहलों में होगी, जिसके लिए वज़ारत दाखिला ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और कुछ जारी करना बाकी है। नाज़रीन, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसमें ये बताया गया है कि अब रात का कर्फ्यू 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह के बजाय 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक होगा। इसी तरह एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने के लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं होगी। 8 जून से इबादतगाहें, होटल, शॉपिंग मॉल्स कुछ शर्तों के साथ खोल दी जाएंगी। बाकी स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों के लिए बाद में गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। नाज़रीन, तकरीबन 66 दिनों तक पूरा भारत मुकम्मल तौर पर बंद रहा है। ये बंद इसलिए किया गया था ताकि कोरोना जैसी महलिक वबा से मुल्क को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, जी हाँ, यहाँ सवाल ये उठता है, क्या लॉकडाउन की वजह से मुल्क में कोरोना को फैलने से रोका जा सका? क्या लॉकडाउन की वजह से मुतासिरीन और अमवात में कमी हो पाई? जब लॉकडाउन किया गया था इस वक्त मुल्क में कोरोना किस स्टेज पर था और कितने मरीज़ थे? और अब जबकि एक तरह से हम लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, इस वक्त मुल्क में कोरोना किस स्टेज पर है और कितने मरीज़ हैं? क्या लॉकडाउन कामयाब रहा या फिर ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा? नाज़रीन, आज की अपनी इस ख़ास पेशकश में हम उन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ या नुकसान। सबसे अहम बात यह है कि इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ और अगर लॉकडाउन का फ़ैसला करना ही था तो फिर मज़दूरों को इनके घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम पहले ही क्यों नहीं किया गया? क्यों मज़दूरों को बेयारो मददगार सड़कों पर, रेल की पटरियों पर और इधर उधर बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया गया? यहाँ एक अजीब व गरीब बात ये भी देखिए कि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का ढिंढोरा पीटा जाता है, दूसरी जानिब शराब की दुकानें खुलवाकर सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। इसी तरह कोरोना के नाम पर मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम किया जाता है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में, जैन और कर्नाटक में मंदिर का मसला आया तो सब खामोश हो गए। इबादतगाहों में तो सख्ती से लॉकडाउन नाफिज किया गया, लेकिन दूसरी जानिब बाज़ारों में खुली छूट दी गई। ऐसा महसूस होता है कि कोरोना वायरस भी इंतहाई दर्जे का नेक, पारसा और परहेजगार है, बस वो इबादतगाहों में ही बैठा रहता है, बाज़ारों और शराब के अड्डों की तरफ तो जाता ही नहीं। यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो लॉकडाउन के नाम पर गरीब अवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक किस तरह उड़ाया गया वो तो आपने तस्वीरों में देखा ही होगा। नाज़रीन, किस तरह गरीब मज़दूर एक दूसरे के साथ मिलकर पैदल चल रहे हैं, बस स्टेशन पर किस तरह भीड़ जमा है
और जब मज़दूर स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो दूर दूर तक अता पता नहीं था। कितनी मिसालें आपको दें, अगर लॉकडाउन की खामी और नाकामी पर तफसील से बात की जाए तो कई दिन लग जाएंगे। बहरहाल आइए सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं लॉकडाउन से पहले कोरोना मरीज़ों की तादाद और फिर मरहलावार कि इस लॉकडाउन के ऐलान के वक्त कितने मरीज़ थे। याद रखें कि कोरोना वायरस की जन्मभूमि चीन का शहर वुहान है। कहा जाता है कि चीन के शहर वुहान में सबसे पहले नवंबर 2019 में इस वायरस का पता चला। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरला में सामने आया और ये केस भी इन तालिबुल इल्मों में मिला जो चीन के शहर वुहान से लौटकर आए थे। फिर इसके बाद 2 मार्च को 5 केसेस सामने आए। 22 मार्च को जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और लोगों से ताली थाली और घंटी बजवाई थी, इस दिन तक मुल्क में कोरोना के कुल 360 केसेस थे और 7 लोग इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके थे। 24 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया। पहला लॉकडाउन 21 दिनों का था, यानी कि 14 अप्रैल के लिए। 24 मार्च को जब पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इस वक्त मुल्क में कुल कोरोना के मरीज़ों की तादाद 519 थी और मरने वालों की तादाद 10। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने 12 अप्रैल को कौम के नाम अपने खिताब में दूसरे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और ये दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक के लिए था। जी हाँ, 3 मई तक के लिए था। जिस दिन दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन कोरोना केसेस की कुल तादाद 10,815 हो चुकी थी और मरने वालों की तादाद 353 तक पहुंच चुकी थी। यानी पहले लॉकडाउन की 21 रोज़ा मुद्दत के दौरान मुल्क में कोरोना की तेज़ी से अपने हाथ पाँव फैलाए और क्या कहते हैं तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोगों को मुतासिर कर दिया और इसी तरह अमवात की तादाद 10 से बढ़कर 353 हो गई। 3 मई को दूसरा लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन इससे पहले ही तीसरे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और इसे बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया। मरने की बात थी, जी हाँ नाज़रीन, मरने की बात ये रही कि पहले लॉकडाउन का ऐलान ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के नाम खिताब में किया, लेकिन तीसरे लॉकडाउन का ऐलान सिर्फ नोटिफिकेशन के ज़रिए कर दिया गया। जिस वक्त तीसरे लॉकडाउन का ऐलान हुआ इस वक्त मुल्क में कोरोना मरीज़ों की तादाद 40,263 हो चुकी थी और 1,306 लोग फौत हो चुके थे। फिर 17 मई को लॉकडाउन के चौथे मरहले का ऐलान कर दिया गया और इसे 31 मई तक कर दिया गया। 17 मई को जबकि चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इस वक्त मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 90,927 हो चुकी थी और मरने वालों की कुल तादाद 2,872 तक पहुंच चुकी थी। अब जबकि लॉकडाउन 5 का ऐलान कर दिया गया है और इसे हुकूमत की जानिब से अनलॉकिंग का अमल भी बताया जा रहा है, तो ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क में कुल मरीज़ों की तादाद 1,82,990 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 5,188 तक पहुंच चुकी है। जहां तक बात है कोरोना के टेस्ट की, तो अब तक 37,37,027 टेस्ट हो चुके हैं। यानी अगर आबादी के एतबार से देखा जाए तो 1 अरब 37 करोड़ की आबादी में सिर्फ 37 लाख टेस्ट हुए हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर 2,710 टेस्ट। नाज़रीन, अब अगर हम इन एदाद-ओ-शुमार को और लॉकडाउन को देखते हैं तो हमें कहीं से नहीं लगता कि ये लॉकडाउन कामयाब रहा। हमें कहीं से नहीं लगता कि ये लॉकडाउन कामयाब रहा, क्योंकि हुकूमत लाख दावे कर ले, लाख दलीलें पेश करे, लेकिन अगर एक आम आदमी की नज़र से देखेंगे, एक ऐसे इंसान की नज़र से देखेंगे जिसकी रोज़ी रोटी का दारोमदार रोज़ाना की आमदनी पर है, तो वो यही कहेगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से नाकाम रहा। हत्ता कि बहुत से माहिरीन ने भी इस बात को माना है कि कोरोना से लड़ने के और भी तरीक़े थे। लॉकडाउन में जाना भारत जैसे मुल्क के लिए अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं था। नाज़रीन, अब आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ और कौन बर्बाद हुआ है।
एक अजीब बात यह है कि लॉकडाउन का फ़ैसला वो लोग कर रहे हैं जो एयर कंडीशन ऑफिसेस में बैठे हुए हैं, जो शानदार हवेलियों और बंगलों में रहते हैं, जिनके एक इशारे पर ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया होती है। भला वो क्या जानें कि गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, एक वक्त की रोटी के लिए कितने वक्त धक्के खाने पड़ते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कितना दर बदर भटकना पड़ता है। काश फैसला करने वाले कभी अपने आप को दिहाड़ी मजदूर और गरीब रेडी वाले और ठेले वाले की जगह पर जाकर इनसे भी एक बार पूछ लेते कि एक दिन ना कमाने से इनका कितना नुकसान होगा। नाज़रीन, जब हम पूरे लॉकडाउन का जायज़ा लेते हैं तो एक बात साफ तौर पर नज़र आती है कि ना तो लॉकडाउन से पहले हुकूमत की कोई तैयारी थी और ना ही कोई मंसूबा था और ना ही इस मामले पर किसी से कोई मशवरा लिया गया, बल्कि हमेशा की तरह माइक पर आए और मित्रों कहकर बिला सोचे समझे अपना फरमान जारी कर दिया। इस बात की कोई परवाह ही नहीं की कि इस फरमान का क्या असर होगा, कितने लोग इस फरमान की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम भारतीयों की याददाश्त मजबूत हो तो नोटबंदी वाला फरमान तो हमें याद ही है कि किस तरह साहेब रात के 8 बजे माइक के सामने आए और तानाशाही फरमान जारी कर दिया कि आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी के टुकड़े हैं। ज़रा याद कीजिए नोटबंदी के ज़माने को कि किस तरह लोग महीनों लाइन में लगकर नोट बदलवाते रहे और इस नोट बदलवाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये बात खूब अच्छी तरह याद रहे कि जानें हमेशा गरीबों की ही जाती हैं। कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के घर का कोई बंदा नोटबंदी की लाइन में मर गया हो। लेकिन क्या कीजिएगा, हम भारतीय आवाम की याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है और हम बेहिस भी हो गए हैं। इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे ऊपर इतना बेहिस हुक्मरान मुसल्लत कर दिया है। अगर हम बात करें कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है तो ये बात बिल्कुल साफ़ है कि नुकसान इसी तबके का हुआ है जिसका हमेशा होता है, यानी आम आवाम, गरीब और मज़दूर तबके का। इनके माल का भी नुकसान हुआ है और इनकी जान का भी। यही नहीं, इस पूरे लॉकडाउन में तकरीबन 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां भी गंवाई हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मुल्क का वो इदारा कह रहा है जो मुल्क में नौकरियों का डाटा महफूज रखता है। सेंटर फॉर्मेटिंग इंडियन इकनॉमी CMIE के हवाले से बिजनेस टुडे ने लिखा है कि 25 मई तक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इस पे ज़रा सोचें, गौर करें कि इन 14 करोड़ लोगों के घर में कैसे चूल्हा जल रहा होगा, इनके बाल बच्चे क्या खा रहे होंगे और जब लॉकडाउन खुलेगा तो इसके बाद भी वो अपनी नौकरियां वापस हासिल कर पाएंगे भी या नहीं, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही नौकरियां गई हैं, बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में भी लोगों की नौकरियां गई हैं। अमेरिकी अखबारात के मुताबिक अमेरिका में कुल 4 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। लेकिन जी हाँ नाज़रीन, लेकिन भारत और अमेरिका में फ़र्क है कि अमेरिका अपने लोगों को $1200 बेरोज़गारी भत्ते के नाम पर हर महीना दे रहा है। क्या भारत में भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, ये सवाल बनता है कि क्या भारत में भी ऐसा हो रहा है? किसी के पास कोई एक भी मिसाल है तो वो पेश करे कि किसी एक भी नौकरी गंवाने वाले शख्स को हुकूमत ने 1 रुपया भी बेरोज़गारी भत्ते के नाम पर दिया हो। तो कहने को तो हमारे प्रधानमंत्री और इनके तमाम मंत्री बात बात में भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करते हैं। क्या इसी तरह विश्व गुरु बनाया जा सकता है? नाज़रीन, अब बातें हैं इस अहम मुद्दे की तरफ जो इस वक्त का सबसे अहम और सबसे तकलीफ़दा है। लॉकडाउन इस वक्त मुकम्मल तौर पर कामयाब होता जब इसकी बेहतरीन प्लानिंग की जाती, इसकी भरपूर तैयारी की जाती तो शायद लॉकडाउन भी कामयाब होता और मर्ज़ भी इतना ज़्यादा नहीं फैलता। और सबसे अहम बात यह है कि मज़दूर भी पैदल चलने पर मजबूर नहीं होते। लेकिन क्या किया जाए, जब अक़ल से पैदल लोगों के हाथों में हुकूमत होगी तो देशवासियों को ऐसे ही पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ेगा।
बहरहाल ये बात समझ में नहीं आती है कि मज़दूरों को घर पहुंचाने का फ़ैसला शुरू लॉकडाउन में ही क्यों नहीं किया गया, बाद में क्यों किया गया। अगर बिल्कुल शुरू में ही तमाम मज़दूरों को इनके घरों तक पहुंचाने का हुकूमत इंतज़ाम करती तो शायद मर्ज़ दोबारा इतना नहीं फैलता और मज़दूर भी दर बदर भटकने पर मजबूर नहीं होते। लेकिन मफाद परस्त हुकूमत ने इस वक्त मज़दूरों को घर भेजने का फ़ैसला किया है जब मर्ज़ उरूज पर था और मज़दूर काम ना होने, पैसों के ख़त्म हो जाने की वजह से भूख से मरने लगे। नाज़रीन, इसका नतीजा ये निकला है कि जब ये मज़दूर अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं तो वहां जबकि मर्ज़ एक तरह से ख़त्म हो चुका है, दोबारा से फैलना शुरू हो गया। इसके अलावा मज़दूरों के साथ जो जुल्म हुआ वो अलग। हज़ारों की तादाद में मज़दूर हुकूमत की इमदाद से मायूस होकर जहाँ थे वहाँ से ही पैदल अपने घरों की जानिब चलना शुरू हो गए। इसमें से कितने लोग तो भूख और प्यास की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ गए और कितने ही सड़क हादसों में मारे गए। इस खबर से तो आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरह मज़दूर पैदल चलते चलते थक कर रेल की पटरी पर सो गए, फिर रेल इन पर से गुज़र गई और ये बदनसीब हमेशा की नींद सो गए। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 से ज़ायद लोग पैदल चलने की वजह से मरे हैं। फिर हुकूमत ने मज़दूरों को घर पहुंचाने के लिए मज़दूर स्पेशल ट्रेन चलाई। ये तो अल्लाह की पनाह। इन ट्रेनों में मज़दूरों की जो बदतर हालत हुई है कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 80 से ज़ायद लोग भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से मज़दूर स्पेशल ट्रेन में सफ़र करते हुए मर गए हैं। और इन मज़दूर स्पेशल ट्रेनों ने भी मज़दूरों के साथ तो खूब अच्छा मजाक किया है। मंजिल थी यूपी लेकिन ट्रेन पहुंची उड़ीसा। जो ट्रेन आम दिनों में 20 घंटे में अपनी मंजिल तय करती थी वो ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचने में 80 घंटे, 100 घंटे, यहाँ तक कि एक ट्रेन तो रिकॉर्ड बनाते हुए 9 दिन में पहुंची है। एक और ट्रेन के बारे में तो ये खबर गर्दिश कर रही है कि अम्बाला से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए चलने वाली एक ट्रेन कई दिनों से लापता है। अभी तक इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक औरत की लाश की तस्वीर तो सभी ने देखी है कि किस तरह एक औरत मुर्दा पड़ी है और इसका मासूम बच्चा, नन्हा सा मासूम बच्चा इसकी चादर खींच रहा है कि शायद मेरी माँ सो गई है। इसी तरह एक 3 साल के बच्चे ने मुजफ्फरपुर स्टेशन पर सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया कि वो कई घंटे से भूखा था। पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की। बिलाखिर वो बच्चा मर गया। मौत, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मौत सस्ती, ज़िंदगी महंगी हो गई। इसी तरह मुंबई में कटिहार जाने वाली ट्रेन में एक शख्स भूख प्यास की वजह से इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया तो दूसरा छपरा पहुँचते पहुँचते बेहोश हो गया। और जो बकिया लोग ट्रेन में होते हैं वो भूख और प्यास से निढाल किस तरह अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ये तो अल्लाह जाने। इस लॉकडाउन में गरीब का ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला है कि देखकर दिल कांप जाता है। अगर इन सब के बावजूद भी इस हुकूमत का दिल नहीं पिघला तो याद रखिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज जो कुछ ये बोल रहे हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी को काटेंगे। उन्हें अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। याद करें वो मंजर, एक 12 साल बच्ची तेलंगाना से मध्य प्रदेश अपने गांव के लिए पैदल ही चल पड़ती है और घर पहुंचने से महज 10 किलोमीटर पहले ही दम तोड़ देती है। एक 13 साल बच्ची अपने मरीज बाप को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुड़गांव से दरभंगा के गांव को पहुंच जाती है। एक 9 साल बच्चा अपने माँ बाप को रिक्शा पर बिठाकर बनारस से उड़िया पहुंच जाता है। इस तरह सैकड़ों वाक़यात पेश आए हैं, समझ नहीं आता किस किस को बयान करें। एक सुनाते हैं तो दूसरा चुपके से देख शिकायत करता है। कईयों का तो सफ़र आखिरी सफ़र बन गया। चले मान लेते हैं कि अब आप लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या होगा जिनकी नौकरियां पहले ही चली गई? इन मजबूर मज़दूरों का क्या होगा जो मायूस होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं? क्या आप इन तमाम मज़दूरों को गाँव में रोज़गार फराहम करेंगे? अगर उन्हें अपने अपने गाँव में ही रोज़गार मिल जाता तो वो हज़ारों किलोमीटर दूर सफ़र क्यों करते? लॉकडाउन तो ख़त्म करना ही होगा।
और ये भी मानकर चलें कि कोरोना वायरस के साथ जीना भी सीखना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक ही सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, जिन्होंने अपना रोज़गार खोया है, इन सब का क्या होगा? जी हाँ, इन सब का क्या होगा? इसी तरह जिन मज़दूरों के परिवार में किसी की जान आपके गलत फैसले की वजह से गई, इनका क्या होगा? अगर आपको इस मुल्क की भागदौड़, जी हाँ, इस मुल्क की भागदौड़ दी गई है तो आपको इन सब बातों पर तवज्जो देनी होगी। वरना याद रखें, इस दुनिया में बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े हुक्मरान आए और चले गए। जिन्होंने अच्छा काम किया इसे लोग अच्छे नामों से याद करते हैं, और जिन्होंने जुल्म सितम ढाए उन्हें दुनिया की तारीख़ में जालिम और जाबिर के नाम से याद किया जाता है। अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको तारीख़ में अपना नाम किस खाने में लिखवाना है।